हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, विशिष्ट खेती। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, विविध खेती। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती। नेक्स्ट है रैंचिंग, पशुपालन। लास्ट है ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती, ड्राईलैंड फार्मिंग, बरानी खेती और रेनफेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, विशिष्ट खेती। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फार्म इन सच अ वे टू प्रोड्यूस ओनली सिंगल प्रोडक्ट विच इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि एक खेत या फार्म को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि केवल एक वस्तु मतलब सिंगल प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन हो सके। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई शुगर केन का फार्म है, मतलब गन्ने का खेत है, वहाँ पे कोई किसान गन्ने की खेती कर रहा है, तो उस खेत में सिर्फ गन्ने का ही उत्पादन होगा, मतलब सिंगल प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन हो रहा है। कोई दूसरा प्रोडक्ट या कोई दूसरी वस्तु का उत्पादन वहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान क्या कर रहा है, सिर्फ गन्ने की खेती ही कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिंगल एंटरप्राइज या मेन एंटरप्राइज, एकल उद्यम, जो कि क्या है, गन्ने का खेत। यही सिंगल एंटरप्राइज जो गन्ने का खेत है, उससे उसको एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जो कि है गन्ना, और यही क्या है, एकमात्र स्रोत है उसके आय का। जो भी फार्म इनकम होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है, मतलब मोर देन 50%, 50% से अधिक का योगदान यही सिंगल एंटरप्राइज गन्ने के खेत से होता है। तो ऐसा खेत जिसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि वहाँ से हमें सिंगल वस्तु का या सिंगल प्रोडक्ट का ही उत्पादन मिले और वही एकमात्र सोर्स हो हमारे इनकम का, और साथ ही साथ उसका योगदान भी फार्म इनकम में 50% से अगर अधिक का हो, तो उसे ही विशिष्ट खेती, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है शुगर केन फार्म, पाउल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, व्हीट फार्म एक्सेट्रा। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस, लाभ। पहला है यूज़ ऑफ लैंड इन अ बेटर वे। तो इसमें ज़मीन का जो भूमि है उसका अच्छी तरीके से उपयोग हो जाता है। दूसरा है लेबर रिक्वायरमेंट इज़ लेस, क्योंकि यहाँ सिंगल एंटरप्राइज को ही हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे सिंगल एंटरप्राइज, जैसे मान लो शुगर केन का फार्म है, ठीक है, तो वहाँ पे जो शुगर केन की खेती हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, लेबर का जो रिक्वायरमेंट होगा वो भी कम होगा, क्योंकि ज़्यादा एंटरप्राइज नहीं है। मतलब कि अगर कोई खेत में कोई शुगर केन की फसल भी है, पोल्ट्री फार्म भी है, डेयरी भी है, तो हमें बहुत ज़्यादा लेबर लगेंगे। बट अगर हम एक ही चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ लेबर का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट है बेटर मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंधन। तो अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है तो उसको हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन कर पाएंगे। पर वहीं अगर हमारे पास 2-4 चीज़ें होंगी तो वहाँ पे क्या होगी, परेशानी होगी उसको मैनेज करने में। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट ईजी होता है। देन एनहांसमेंट ऑफ स्किल एंड एफिशिएंसी। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में आप एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक ही चीज़ को करते करते क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। काम को करने में आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बेटर मार्केटिंग। क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, तो उसकी मार्केटिंग करना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ये सब चीज़ों में ईजी होगा। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेजेस, हानि। तो पहला है हायर रिस्क, क्योंकि किसान एक ही एंटरप्राइज पे पूरी तरीके से इनकम के लिए डिपेंडेंट होता है, तो अगर वो किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन नॉट बी मेंटेन्ड, क्योंकि यहाँ क्रॉप रोटेशन हो नहीं रहा। अब क्रॉप रोटेशन होगा नहीं तो क्या होगा, फर्टिलिटी सॉइल की क्या होगी, धीरे धीरे गिर जाएगी। नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फुली, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्राइज होने के कारण, जैसे कि व्हीट फार्म, डेयरी, पोल्ट्री फार्म, तो अगर ये सारी चीज़ें होती तो एक दूसरे का बाई प्रोडक्ट एक दूसरे में क्या होता है, उपयोग हो जाता। कि फसल को हार्वेस्ट करने के बाद जो भी स्ट्रॉ वगैरह बचता है उसे हम पशुओं को चारे के रूप में खिला सकते हैं, और जो पशुओं का जो मैन्योर होता है उसको हम सॉइल में फसल लगाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। बट यहाँ पे एक ही एंटरप्राइज होने के कारण क्या होता है, अगर बाई प्रोडक्ट भी निकलता है तो वो पूरी तरीके से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
नेक्स्ट है इनकम अर्नड वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब साल में 1 या 2 बार ही इनकम मिलेगा। कि सिंगल एंटरप्राइज होने के कारण हमें साल में 1 या 2 बार ही इनकम मिल रहा है। वहीं अगर ज़्यादा एंटरप्राइजेस होते तो साल में 2 से ज़्यादा बार हमें इनकम मिलता। नेक्स्ट है नॉलेज रिगार्डिंग एंटरप्राइज बिकम लिमिटेड, क्योंकि अगर हम एक ही प्रकार की फार्मिंग करते रहेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वहीं तक ही सीमित रहेगी। अगर बहुत टाइप का हम फार्मिंग करेंगे तो हमारी नॉलेज भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये एक तरीके का डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, विविध खेती। When farm is organized in such a way to produce many products, मतलब कि जब फार्म को या खेत को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि उससे मैनी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, जो अनेक उत्पाद हैं उनका हम उत्पादन ले सकें। अगर इसे समझे तो जैसे कोई किसान है, वो अपने खेत में सीरियल्स की खेती भी कर रहा है, डेयरी फार्मिंग भी कर रहा है, वेजिटेबल्स की खेती भी कर रहा है। सब अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं जो उसने अपने एक फार्म में या खेत में लिया है। ईच ऑफ विच इज इटसेल्फ इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम, और हर एक अपने आप में क्या है, आय का एक डायरेक्ट सोर्स है। जैसे कि सीरियल्स की खेती करने से भी उसको इनकम मिलेगा, डेयरी फार्मिंग से भी इनकम मिलेगा, और वेजिटेबल की खेती कर रहा है उससे भी उसको इनकम मिल रहा है। तो सब अपने आप में क्या है, एक डायरेक्ट सोर्स है इनकम के। नो सिंगल एंटरप्राइज गिव्स 50% ऑफ द टोटल फार्म इनकम, और जो हर एक एंटरप्राइज है, चाहे वो सीरियल्स हो या डेयरी फार्मिंग हो या वेजिटेबल फार्मिंग हो, किसी से भी 50% या 50% से ज़्यादा इनकम, जो आय है, वो प्राप्त नहीं होगी। जैसे सीरियल्स से 25% का इनकम हमको मिल रहा है, वैसे डेयरी फार्मिंग करने से 12% का इनकम हमको मिल रहा है। वहीं वेजिटेबल की खेती करने से हमको 8% का इनकम जो आय है वो मिल रहा है। तो हर से हमको 25 या तो 12% या तो 8%, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज से हमको ना तो 50% और ना तो 50% से ज़्यादा का इनकम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या विविध खेती वो खेती होती है जिसमें किसी फार्म या खेत में एंटरप्राइजेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि सीरियल्स फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग या वेजिटेबल फार्मिंग को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उससे अनेक उत्पाद या मैनी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, उत्पादन हो सके। ठीक है, और हर एक अपने आप में क्या हो, इनकम का डायरेक्ट सोर्स हो, और किसी भी एक एंटरप्राइज से हमें 50% या 50% से अधिक का इनकम प्राप्त नहीं होता। इसे ही डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, विविध खेती कहते हैं। अब देखते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के एडवांटेजेस, लाभ। पहला है लोअर रिस्क, क्योंकि यहाँ अलग अलग एंटरप्राइजेस होने के कारण क्या हो रहा है, किसान एक पे डिपेंडेंट नहीं रहता। अगर एक किसी वजह से फेल भी हो जाता है तो दूसरे से उसको इनकम मिल जाता है, तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इस वजह से इसमें रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है रेगुलर एंड क्विक रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एंटरप्राइजेस है जिसकी वजह से क्या होता है, नियमित रूप से और जल्दी जल्दी हमको इनकम मिलते ही रहता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, उसका भी उचित उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट्स कैन बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, बहुत सारे एंटरप्राइजेस होने के कारण हम बाई प्रोडक्ट्स एक दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर सीरियल्स की खेती की जा रही है तो उसके हार्वेस्टिंग के बाद जो भी स्ट्रॉ वगैरह बचता है उसको डेयरी फार्मिंग में जो जानवर हैं उसको चारे के रूप में हम खिला सकते हैं। वहीं डेयरी फार्मिंग से जो मैन्योर हमें मिल रहा है उसे हम खेती करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाता है जो भी बाय प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस प्रकार की खेती करने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, क्योंकि अलग अलग एंटरप्राइजेस के लिए लेबर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, हानि। पहला है डिफ़िकल्टी इन इंस्पेक्शन ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। यहाँ पे अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं, मान लो कि यहाँ सीरियल्स फार्मिंग भी हो रही है, डेयरी फार्मिंग भी हो रही है, वेजिटेबल फार्मिंग भी हो रही है, तो अलग अलग एंटरप्राइजेस हो गए। तो तीनों को देखना या उसका निरीक्षण करने में परेशानी होगी। वहीं अगर एक एंटरप्राइज होता या किसी एक फार्मिंग पे हमें ध्यान देना रहता तो वो ईजी पड़ता, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग एंटरप्राइज होने के कारण उसका निरीक्षण करने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन मार्केटिंग,
क्योंकि यहाँ पे हमें एक एंटरप्राइज के उत्पादों को नहीं बेचना है, हमें यहाँ 3 एंटरप्राइज के उत्पाद जो भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स उसको बेचना है, उसका मार्केटिंग करना है, तो वहाँ पे परेशानी तो आएगी ही। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स या एंटरप्राइजेस इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं जिसकी वजह से हर को क्या है अलग अलग मशीन्स अलग अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उस मशीन्स और इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना या उसका रख रखाव करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट वेस्टेज इन एनी फार्म। तो अलग अलग एंटरप्राइजेस होने के कारण जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है उसको डिटेक्ट करने में क्या होती है परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग एंटरप्राइज है, अगर वहीं एक चीज़ होती तो हम वहाँ पे अच्छी तरीके से वो चीज़ को कर पाते। देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती, क्रॉप प्रोडक्शन प्लस लाइफ स्टॉक रेजिंग, मतलब कि जब फसल उत्पादन को पशुपालन के साथ लिया जाता है तो इसे ही मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। अब देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के एडवांटेजेस, लाभ। पहला है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि मिक्स्ड फार्मिंग में हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं, कोई भी फसल जो लगा रहे हैं, उससे क्या होगा न्यूट्रिएंट सॉइल से क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी सॉइल में, तो क्या होगा जो भी पशुपालन हम कर रहे हैं तो उससे जो मैन्योर होगा, अगर हम वो मैन्योर हम सॉइल में यूज़ करते हैं खेती करने के लिए, तो वो मैन्योर क्या करेगा वो फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, और न्यूट्रिएंट को क्या कर देगा फिक्स कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा देगा, तो इस तरीके से जो मृदा की उर्वरकता है वो भी बनी रहती है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, जो भी फसल हम लगा रहे हैं उसके हार्वेस्टिंग के बाद जो भी स्ट्रॉ है उसको हम एज अ चारे के रूप में हम क्या कर सकते हैं जानवरों को खिला सकते हैं, और जानवरों से जो मैन्योर मिल रहा है उसको हम सॉइल में यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा बाय प्रोडक्ट्स का अच्छी तरीके से उपयोग भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हायर इनकम, क्योंकि हम मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो दोनों से हमको इनकम प्राप्त होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे हम फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा जनरेट होगा। नेक्स्ट है मिल्च कैटल्स प्रोवाइड ड्राफ्ट एनिमल्स। मिल्च कैटल कहने का मतलब है जो दूध देने वाली पशुएं हैं उनको हम एज अ ड्राफ्ट एनिमल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या फील्ड में जो भी एक्टिविटी है उसमें भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इन मिक्स्ड फार्मिंग, अब क्या हानि होती है, तो पहला है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग, क्योंकि हम मिक्स्ड फार्मिंग में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो इनका रख रखाव और निगरानी करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है इन मैनेजमेंट ऑफ बोथ एंटरप्राइजेस लॉट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड है। दोनों एंटरप्राइजेस है, चाहे वो फसल उत्पादन हो चाहे वो पशुपालन हो, दोनों को किस तरीके से करना है वो आपको आना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है मोर रिसोर्सेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आप मिक्स्ड फार्मिंग में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी टूल्स इक्विपमेंट्स आपको ज़्यादा लगेंगे। अब देखते हैं रैंचिंग, प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स ऑन लैंड विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स। भूमि का उपयोग फसल को लगाने के लिए नहीं बल्कि पशुओं को चराने के लिए किया जाता है, तो उसे ही रैंचिंग कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा फार्म होता है जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, उसे ही रैंचिंग पशुपालन कहते हैं। जनरली कहाँ फॉलो किया जाता है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत, इन जगहों पर जनरली रैंचिंग किया जाता है। अब देखते हैं ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग सूखी खेती, cultivation of crops in a region where annual rainfall is less than 750 mm। जब फसलों की खेती ऐसी जगह पे की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो, तो उसे ही ड्राई फार्मिंग सूखी खेती कहते हैं। ये जनरली एरिड रीजन होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, जिनका ग्रोइंग सीजन ऐसा समय जब फसल क्या होती है बढ़ती है वो 75 डेज से कम का होता है। इसमें फसल काल क्रॉप पीरियड के दौरान लंबे समय तक सूखा पड़ने के कारण सामान्यतः फसल नष्ट हो जाने की समस्या इसमें
देखी गई है। नेक्स्ट है ड्राईलैंड फार्मिंग, बरानी खेती। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 mm। जब फसलों की खेती ऐसी जगह पे की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से ज़्यादा होती है तो उसे ड्राईलैंड फार्मिंग, बरानी खेती कहते हैं। यह क्षेत्र सेमी एरिड अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसका ग्रोइंग सीजन 75 से 120 डेज का होता है। इस खेती में फसल नष्ट होने की समस्या एज कम्पेयर टू ड्राई फार्मिंग थोड़ी कम देखी जाती है। नेक्स्ट है रेनफेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm। जब फसलों की खेती ऐसी जगह पे की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 1150 mm से ज़्यादा हो तो उसे रेनफेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती कहते हैं। यह ह्यूमिड क्षेत्र, नमी वाला क्षेत्र होता है। इसका ग्रोइंग सीजन मोर देन 120 डेज का होता है। इसमें मॉइस्चर का स्ट्रेस नहीं होता है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।